या आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपको अपने पापा से कोई 3-5 करना रहे, मतलब उनको पकड़ खींचना रहे, आप खींच पाएंगे नहीं, पता चला कि पड़ गई है ना। तो उसी तरीके से ये समझिए कि जो नाइट्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का पापा है ना, ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन का पापा है, इसको खींच नहीं पाएगा ये, इसे इसकी हिम्मत ही नहीं होगी इसको टच भी कर दे। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये सिमेट्रिकल बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में सिमेट्रिकल बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास हिम्मत ही नहीं है कि नाइट्रोजन को तीनों तरफ से इक्वली एक खींच ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल OCC बाय विपुल सर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 7 का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, और आप जानते हैं कि हम लोग यूनिट 1 को कवर कर रहे हैं। BSc फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट 1 का लेक्चर 7 का पार्ट 2 हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जिसमें 6वीं और 7वीं टॉपिक, 6th और 7th टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले थे। 6th टॉपिक मीन्स डाइपोल मोमेंट एंड 7th टॉपिक मीन्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। डाइपोल मोमेंट एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दो टॉपिक को हम लोग एक साथ इस लेक्चर के अंदर कवर कर रहे थे, जिसमें से डाइपोल मोमेंट को अप्रॉक्सीमेटली डिटेल में हम लोग पिछली वीडियो में लेक्चर 7 के पार्ट 1 में हम लोग कवर कर चुके हैं। जो लोग एडमिशन ले चुके हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उन लोग को पता भी होगा, वो लोग पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। आज हम लोग लेक्चर 7 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में टॉपिक 7 यानी कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में ये जो लेक्चर 7 आपका है, डाइपोल मोमेंट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 8 में हम लोग आ जाएंगे लैटिस एनर्जी पर। नेक्स्ट लेक्चर जो आपका होगा वो लैटिस एनर्जी के ऊपर होगा, तो लैटिस एनर्जी पे हम लोग आ जाएंगे। तो दोस्तों फटाफट से आ जाइए आप लोग, जो लोग आप लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि पेड क्लास चल रहा है, तो आप लोग एडमिशन लिए ही होंगे, लेकिन आपके कांटेक्ट में अगर कोई और आपका दोस्त है, कोई और भी है जो एडमिशन लेना चाहता है, तो फटाफट से उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग इतना बेहतरीन, इतना डिटेल, इतना रिसर्च करके पढ़ा रहे हैं कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोग बोलते हैं अरे ग्रेजुएशन में तो नंबर ही नहीं उठता है, 60% से ज़्यादा नहीं आता, 70% से ज़्यादा नहीं आता है ना, इससे ज़्यादा लाना मुश्किल है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल से लगातार ढंग से अगर पढ़ रहे हैं, तो मिनिमम 80% की मेरी गारंटी है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग मिलाइएगा अपना क्वेश्चन पेपर, जब आप पेपर दे करके आइएगा, लेक्चर से आप मिलाइएगा, एक एक क्वेश्चन फंसेगा, एक एक क्वेश्चन फंसेगा। 75 मार्क का आपका पेपर है, 75 क्वेश्चन फंसेंगे, 75 मार्क के टोटल क्वेश्चन फंसेंगे। अब उसमें डिपेंड करेगा कि आप करके कितना आते हैं, और लगन से, मेहनत से, धैर्य बना करके, पेशेंस बना करके अगर आप रेगुलरली वीडियोज़ को देखते हैं, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, तो मैं लिख करके आपको दे सकता हूँ कि आपका 75 में से एट लीस्ट 70 मार्क तो आएगा ही आएगा। लिख करके कहीं रख लीजिए। तो बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी, इसी एनर्जी के साथ हम लोग फटाफट से आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डाइपोल मोमेंट हम लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग को पढ़ना था एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। एप्लीकेशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 3-4 एप्लीकेशन इसके पढ़ने हैं डाइपोल मोमेंट के। पहला एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दूसरा एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तीसरा एप्लीकेशन पढ़ना है आर्थो मेटा पैरा डाई सब्सटीट्यूटेड मॉलिक्यूल्स, और नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है इसमें पोलैरिटी, और इसके बाद एक और इसमें हम लोग को एप्लीकेशन पढ़ना है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि जो रिटन, जैसे कि आप जानते हैं अवध में इस बार रिटन एग्ज़ाम हो रहा है, अवध में अब रिटन एग्ज़ाम हो गया है, लिखित परीक्षा हो गई है। तो जो लोग लिखित पेपर देने वाले हैं, लिखित वालों को मैं बता दूं कि उनके यहाँ जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, वो आएगा एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट से, एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट से क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपको लॉन्ग में बी वाले सेक्शन में अक्सर ही पूछा जाता है। और आप जाकर के खोजिएगा पूर्वांचल का, पहले क्योंकि लिखित होता है, पूर्वांचल वाले में आप जाकर के खोजिएगा 2018 और 2019, 2018 एंड 2019 में आप जाकर के खोजिएगा, क्वेश्चन लगातार ही पूछा हुआ है। 18 और 19 में लगातार पूछा हुआ, और सिर्फ एक ही क्वेश्चन रिटन में, सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एप्लीकेशंस, राइट एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट, सिंपल। इसमें आपको करना क्या है, जो भी मैं 3-4 यहाँ पे एप्लीकेशंस बता रहा हूँ, इसमें मैं 3-3, 4-4 पॉइंट बस मैं बताते आपको निकल जाऊँगा। उन्हीं 3-4 पॉइंट को आपको हेडिंग डाल करके पॉइंट बना करके लिख देना है। इसका आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो MCQ वाले हैं, MCQ वालों के लिए भी खुशखबरी यही है कि इन्हीं टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में MCQ भी बनेंगे। डाइपोल मोमेंट से भी बनता है,
बाकी ये जो एप्लीकेशन से सबसे ज़्यादा बनता है, और उसमें से भी अगर मैं बात करूँ तो एक एप्लीकेशन में परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर यहाँ से सबसे ज़्यादा MCQ बना हुआ है, आप लोग जा करके देखिएगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं कि डाइपोल मोमेंट की का जो पहला एप्लीकेशन है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीन्स डाइपोल मोमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। डाइपोल मोमेंट का किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात को समझते हैं। इसको समझने के लिए मेनली 2 ही पॉइंट है। सिर्फ अगर आप 2 पॉइंट समझ गए तो पूरा ये जो एप्लीकेशन है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके 4 पॉइंट में रखा हुआ हूँ। ठीक है, 4 पॉइंट में मैं रखा हुआ हूँ। इसको मैं शुरू करूँ इससे पहले आपको एक चीज़ जान लेना जरूरी है कि पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं। हालांकि इसके बारे में पिछले वीडियोज में आपको बता चुका हूं। तो पोलर मीन्स होता है ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई भी चार्ज आ जाए। ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके ऊपर कोई चार्ज आ जाए उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके ऊपर आप लाख कोशिश कर लीजिए लेकिन उसके ऊपर कोई चार्ज ना आए, तब हम लोग उसे बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पोलैरिटी मीन्स होता है जिसके ऊपर प्लस और माइनस जनरेट हो जाए, और नॉन पोलैरिटी मीन्स होता है जिसके ऊपर प्लस माइनस जनरेट ना हो। तो चलिए आते हैं पहले पॉइंट पर। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, या ऐसे बोल लीजिए कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम लोग डाइपोल मोमेंट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले पॉइंट में इफ बॉन्ड इज पोलर, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका बॉन्ड पोलर है। बॉन्ड पोलर कहने का सेंस है जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, CO और इधर भी O होता है। ठीक है, इसका बॉन्ड आप देखेंगे तो पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? क्योंकि अगर आप इसके एक हिस्से को ले लीजिए, यानी कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप सिर्फ ले लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन को अगर आप ले लीजिए, तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जबकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज जनरेट हो जाएगा और कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, स्लाइटली प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन आप जानते हैं, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और जब खींच लेगा तो इसके ऊपर प्लस माइनस जनरेट हो जाएगा। मीन्स अगर आप इस CO को देखेंगे तो ये पोलर है, इसके बीच का जो बॉन्ड है पोलर है। इस CO को आप देखेंगे तो इसके बीच का जो बॉन्ड है वो पोलर है। लेकिन अगर आप पूरे मॉलिक्यूल को मिला दें, पूरे CO2 को मिला दें, तो मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा जो CO2 बनेगा, यहाँ पर ये जो CO2 बनेगा, ये नॉन पोलर होगा। मतलब ये पोलर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या पोलर होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर कोई चार्ज आता है क्या? कभी आपने ऐसा सुना है? कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना होगा? क्योंकि ये भी पोलर, जितना पोलर इधर उतना पोलर इधर, तो दोनों तरफ पोलर होने की वजह से इधर वाला पोलर इधर वाले पोलर से कैंसिल हो जाता है, और जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका जो टोटल पोलैरिटी होगी वो हो जाएगी 0, गोलगप्पा। ठीक है, 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो हो जाएगी लीनियर। देखिए यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ बॉन्ड इज पोलर, यानी कि बॉन्ड तो पोलर हो लेकिन बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, देन स्ट्रक्चर विल बी लीनियर। तब उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? लीनियर होगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर कोई मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? लीनियर होगी, पक्का लीनियर होगी। अगर लीनियर नहीं होगी, आप बोलेंगे सर ये तो चलिए ट्राई एटॉमिक था, यानी कि 3 एटम इसमें थे तो लीनियर हो गया, सीधे सीधे लीनियर हो गया। अगर इसमें टेट्रा एटॉमिक आ जाए, फॉर एग्जांपल BF3 आ जाए, BF3 आ जाए, तो क्या BF3 को कैसे आप लीनियर करेंगे, है ना? इसमें आप जानते हैं कि एक F इधर होता है और एक F इधर होता है और एक F इधर होता है। अब आप बताइए इसको आप किस हिसाब से लीनियर करेंगे? किधर से 3 F एक साथ लाइन में लेके जाएंगे? तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लीनियर की जगह पर, ध्यान दीजिएगा, लीनियर की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है सिमेट्रिकल। ठीक है, इसीलिए मैं इसको यहाँ से ज्वाइन किया हुआ हूँ कि जो पहला पॉइंट है इसका कनेक्शन सीधा सीधा है तीसरे पॉइंट से, और जो दूसरा पॉइंट है इसका कनेक्शन सीधा सीधा है चौथे पॉइंट से।
तो लीनियर की जगह पर हम लोग सिमेट्रिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जब ऐसा हो जाए कि वो मॉलिक्यूल लीनियर नहीं बन सकता, लीनियर नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर भी सेम प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी यहाँ पे है, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सिमेट्रिकल। अभी मैं और थोड़ा अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बस अब धैर्य बना करके सुनते जाइए। अगर ऐसा हो गया कि कोई मॉलिक्यूल लीनियर है या फिर सिमेट्रिकल है तो पक्का उसका जो डीएम होगा, डीएम मीन्स डाइपोल मोमेंट होगा, वो जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट पक्का उसका जीरो होगा, लिख लीजिए गोलगप्पा होगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट उसका क्या होगा, गोलगप्पा होगा, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो लीनियर है या सिमेट्रिकल है, कब लीनियर होगा कब सिमेट्रिकल होगा, जब उसका बॉन्ड पोलर हो, जबकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपको नॉन पोलर दिखाई दे तो तुरंत समझ जाइए उसका जो डीएम होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, जीरो होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अब समझिए ये सिमेट्रिकल और ये लीनियर का क्या कनेक्शन है। यहाँ पे जैसे मैं बोला कि लीनियर, ये लीनियर क्यों हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं जितना डाइपोल मोमेंट इधर है उतना डाइपोल मोमेंट इधर है। इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए बीच में मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दिया, ठीक है, और इधर से रस्सी बांध करके ओ को पकड़ा दिया, इधर से रस्सी बांध करके ओ को पकड़ा दिया, ऑक्सीजन को पकड़ा दिया, और दोनों ऑक्सीजन से बोला खींचो, क्योंकि वैसे भी खींचने में माहिर है, ऑक्सीजन वैसे भी खींचने में माहिर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहेगा वो खींचने में हमेशा आगे रहता है, एक्सपर्ट रहता है। तो जब इधर से भी ऑक्सीजन खींच रहा है, इधर से भी ऑक्सीजन खींच रहा है, दोनों तरफ से ऑक्सीजन ही है, मतलब जितना जान इस वाले ऑक्सीजन के पास रहेगा उतना ही जान इस वाले ऑक्सीजन के पास रहेगा। तो आप बताइए क्या आप इसकी तरफ जाएंगे, इसकी तरफ जाएंगे? ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा मैं तुम्हें अपनी तरफ लेके रहूँगा, है ना, तुम मेरी साइड हो। ये वाला ऑक्सीजन बोलेगा तुम मेरी साइड हो। क्या आप किसी की साइड जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, आप किसी ऑक्सीजन के नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जितनी ताकत से ये खींच रहा है उतनी ही ताकत से ये खींच रहा है, तो आप बीच में ही पड़े रहेंगे। इसका मतलब आपकी ज्योमेट्री लीनियर होगी। वहीं पर सिमेट्रिकल कब होगा, जब यहाँ पे मान लीजिए अब आपका नाम मान लीजिए बी है, बोरॉन, ठीक है, आपका नाम मान लीजिए बी है, बोरॉन, यहाँ पर मान लीजिए आप हैं, यहाँ पर आप हैं। अब एक तरफ मैं रस्सी बांध करके पकड़ा दिया एक फ्लोरीन को, इधर से रस्सी बांध के एक फ्लोरीन को, इधर से रस्सी बांध के एक फ्लोरीन को, और तीनों फ्लोरीन को बोल दिया खींचो पकड़ के इसको, है ना। अब आपको तीनों फ्लोरीन खींच रहे हैं चारों तरफ से, सॉरी तीनों तरफ से खींच रहे हैं। तो आप बताइए क्या किधर भी जाएंगे क्या? क्योंकि जितनी ताकत इस फ्लोरीन के पास उतनी ही ताकत इस फ्लोरीन के पास, उतनी ही ताकत इस फ्लोरीन के पास। तो आप बताइए क्या आप किधर भी सरकेंगे? आप वहीं जहाँ हैं वहाँ एकदम मस्त खड़े रहेंगे। इधर से कोई खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई पीछे से खींच रहा है, तो आप किधर भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी पर तीनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, तो आप किधर भी नहीं जा पाएंगे। तो वही केस, जब दो तरफ से इक्वल फोर्स लगे तब लीनियर होगा, जब 3 या 4 या 5 तरफ अगर फोर्स लगे, इक्वल फोर्स लगे, तब वहाँ पर सिमेट्रिकल हो जाता है। और दोनों ही केस में, क्योंकि ये मॉलिक्यूल किधर भी नहीं घूम के जा पाएगा, जब किधर भी नहीं जा पाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर पोलैरिटी नहीं आ पाएगी, और जब पोलैरिटी नहीं आ पाएगी तो उसका डीएम डाइपोल मोमेंट गोलगप्पा होगा, जीरो होगा। नोट करके रख लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। इफ बॉन्ड एंड मॉलिक्यूल बोथ आर पोलर, अभी मैंने क्या बोला कि बॉन्ड पोलर हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बॉन्ड भी नॉन पोलर हो, मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो, तब भी यही कंडीशन रहेगी, तब भी यही कंडीशन रहेगी जो मैं अभी कंडीशन आपको बता रहा हूँ, कि बॉन्ड भी नॉन पोलर हो और मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो, या बॉन्ड पोलर हो लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, तो दोनों ही केस में सेम बात रहेगी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि दोनों ही पोलर हो जाए, है ना, बॉन्ड भी हो जाए पोलर, बोथ यहाँ पे लिखा है ना, मतलब बॉन्ड और मॉलिक्यूल दोनों ही हो जाए पोलर, दोनों ही क्या हो जाए पोलर, देन स्ट्रक्चर विल बी बेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों ही पोलर हो जाएंगे तो इस केस में मान करके चलिए जो उसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो ना ही लीनियर बनेगी ना ही सिमेट्रिकल बनेगी, उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी बेंट, टेढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टेढ़ी हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, घूम जाएगी। और जैसे ही टेढ़ी हुई, जैसे ही बेंट हुई, इसका मतलब उसके ऊपर पोलैरिटी है, और पोलैरिटी है मीन्स पोलैरिटी को ही तो हम लोग मेजर करते हैं डाइपोल मोमेंट में। इसका मतलब ये हुआ कि उस मॉलिक्यूल के पास अपना पक्का एक डेफिनेट परफेक्ट डाइपोल मोमेंट है, डीएम है, उसके पास पक्का अपना कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट है। फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूँ, चलिए कोई भी एक ले लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला H2O है और NH3 है। मैं NH3 को ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। मान लीजिए अगर मैं NH3 को इसमें एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो NH3 में अमोनिया में अभी आप कहेंगे सर ये जो BF3 है, BF3 और NH3 तो बिल्कुल देखने में सेम लग रहा है ना, कि इस पर क्वेश्चन भी अलग से आपसे पूछा गया है कि वाई BF3 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट वाइल NH3 हैज़ डाइपोल मोमेंट, डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, मीन्स BF3 के पास क्यों कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है, जबकि NH3 के पास डाइपोल मोमेंट होता है। ऐसा क्यों आपसे पूछा जाता है। तो मैं अभी इसको समझाऊं, इसके पहले मैं एक और बात बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि बेंड है ना, अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल रहेगा जो मान लीजिए कि अगर बेंड नहीं होता है तो पक्का क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा। एसिमेट्रिकल का मतलब है वही बात, जैसे यहाँ पे 2 थे तो लीनियर हो जा रहे थे, जब 2 से ज़्यादा जब ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इसमें बढ़ेंगे, आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल, जब ज़्यादा इसमें एटम्स बढ़ेंगे तो एटम बढ़ने की वजह से कोई इधर भागेगा, कोई उधर भागेगा, कोई थोड़ा सा टेढ़ा होगा, कोई ज़्यादा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो मतलब इधर उधर बिल्कुल स्ट्रक्चर हो जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मीन्स होता है बिल्कुल एकदम अरेंज्ड फॉर्म में हो, ऐसे बिल्कुल एक डिजाइन में हो, तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल। जब एकदम कोई डिजाइन ही ना हो, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है, तो तब उसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल। फॉर एग्जांपल दैट। ठीक, तो मान लेते हैं हम लोग अमोनिया को ले लेते हैं, इसमें NH3 को ले लेते हैं कि NH3 की स्ट्रक्चर किस तरीके से बेंड हो जाती है। तो आप जानते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन ये रहा, इधर रहा मान लीजिए हाइड्रोजन, इधर रहा हाइड्रोजन और इधर रहा हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखेंगे तो आप एक बात बताइए, क्या हाइड्रोजन के पास इतनी ताकत है कि नाइट्रोजन को खींच ले, या नाइट्रोजन को खींचने की हिम्मत करेगा कभी हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको क्या खींचने की हिम्मत कोई एक छोटा सा बच्चा करेगा, कोई छोटा सा बच्चा आपसे जिद करेगा, आपको खींचने की कोशिश करेगा, नहीं, उसको डर लगेगा, कहीं पता चला थोड़ा सा छेड़छाड़ के पड़ गई एक, या आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपको अपने पापा से कोई 3-5 करना रहे, मतलब उनको पकड़ खींचना रहे, आप खींच पाएंगे नहीं, पता चला कि पड़ गई है ना। तो उसी तरीके से ये समझिए कि जो नाइट्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन का पापा है ना, ये जो नाइट्रोजन है हाइड्रोजन का पापा है, इसको खींच नहीं पाएगा, ये इसे इसकी हिम्मत ही नहीं होगी इसको टच भी कर दे। तो इसलिए यहाँ पर आपको देखने में तो लग रहा होगा कि ये सिमेट्रिकल बन सकता है, लेकिन एक्चुअल में सिमेट्रिकल बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पास हिम्मत ही नहीं है कि नाइट्रोजन को तीनों तरफ से इक्वली ये खींच ले। दैट्स वाई नाइट्रोजन ही उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब नाइट्रोजन ही इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है तो इसकी वजह से इसका जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है, और ओवरऑल मॉलिक्यूल तो पोलर है ही। इस केस में यहाँ पर सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो जाती है, और जब सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो जाती है तो इसकी जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सीधे होनी चाहिए थी, वो सीधे ना होकर के बेंट हो जाती है थोड़ी सी। जैसे H2O की आप देखते हैं, H2O की क्या होनी चाहिए, O और H इधर होना चाहिए, H इधर होना चाहिए। वही बात यहाँ पर भी, जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन का पापा है, जब हाइड्रोजन का पापा है, ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन का पापा है, तो हाइड्रोजन की हिम्मत ही नहीं होगी कि ऑक्सीजन को टच कर दे। इस केस में यहाँ पर सिमेट्रिकल होना चाहिए था, देखने में आपको लगेगा सिमेट्रिकल होगा, लेकिन एक्चुअल में सिमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि ये अपने पापा को टच नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ना होकर के थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर के कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे रूल 2 अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो यहाँ पे मेथड थे, दो पॉइंट थे जिसको मैंने डिटेल में समझा दिया है। बिल्कुल बहुत ही टाइम लेकर के अच्छे से समझाया, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर के आपको समझाया हूँ। एक एग्जांपल को लेकर के भी समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी एग्जांपल में जो मैंने अभी यहाँ पे रूल अप्लाई करवाया है, सेम रूल आप अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में भी लास्ट में करवा दूंगा जो बहुत ही फेमस हैं, तो उसका आंसर सहित मैं लिखवा दूंगा। फिलहाल के लिए भी हम लोग इतना रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये जो हम लोग का तीसरा पॉइंट था ये बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो चुका। अब आते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट है अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ते हैं। अब समझते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि ज्योमेट्री वाइज, है ना, एक ही मॉलिक्यूल की जब हम लोग ज्योमेट्री बदल देते हैं, ज्योमेट्री का मतलब होता है जो उसकी स्ट्रक्चर बनती है ना, अभी मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ। जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है तो एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग स्ट्रक्चर बन सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हैं, आप डेली क्या करते हैं, एक ही कपड़ा पहनते हैं, नहीं ना, आज लाल वाला पहन लिए, कल पीला वाला पहन लिए, परसों नीला वाला पहन लिए, तो है आप ही, लेकिन आपका जो लुक है वो डे बाय डे
रोज़ चेंज होता रहता है। पता चला एक हफ्ते नहीं नहाए तो भूत बन गए। तो इस तरीके से आपका जो लुक है वो हमेशा चेंज होता रहता है। उसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स है ना वो भी कभी कभी नहीं नहाते, महीनों नहीं नहाते हैं तो भूत बन जाते हैं। तो उसका एक फॉर्म जो जब नहाया था एकदम बिल्कुल गोरा चिट्टा मस्त एकदम हैंडसम लग रहा था, और एक बार तब का लुक जब 1 महीने तक नहीं नहाया, 1 साल तक नहीं नहाया, तो दोनों ही जो लुक है इन दोनों लुक को बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, जब एक ही मॉलिक्यूल के 2 रूप हों तब उसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो मीन्स ज्योमेट्री वाइज यानी कि लुक वाइज जब चेंज हो जाए। अब देखिए इसमें भी 2 पॉइंट सिर्फ हैं, सिर्फ 2 पॉइंट अगर आप समझ लिए तो आपका ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आराम से आप लिख ले जाएंगे। वही बात फिर से मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन आपसे पूछा जाएगा डाइपोल मोमेंट का एप्लीकेशन, तो पहली हेडिंग आप लोग डाल करके लिख देंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर 2 पॉइंट या 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया उसको आप लोग लिख देंगे। इसके बाद हेडिंग आप डालेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसी के अंदर, उसी आंसर के अंदर, और इसके अंदर भी 2 पॉइंट आप लिख देंगे। इसको समझने के लिए 2 टर्म आपको आना जरूरी है। एक है सिस, अगर आप लोग ध्यान से पढ़े होंगे क्लास 12 में, तो सिस और ट्रांस है, ऐसा कोई बहुत बड़ा ये नया टॉपिक नहीं है। सिस और ट्रांस के बारे में आप जानते होंगे। तो सिस और ट्रांस 2 ऐसे यहाँ पर टर्म है जिनको जानना आपको जरूरी है। इसको अगर आप नहीं जानेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। चलिए मैं इसको अभी एक एग्जाम्पल लेकर के अभी आपको मैं समझाता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ किस पे लिखा गया है। सिस आइसोमर्स हैज डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। जो सिस आइसोमर्स होते हैं यानी कोई एक मॉलिक्यूल है उसकी जो सिस वाली स्ट्रक्चर बनेगी उसके पास उसका अपना डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि पक्का एक कोई कंफर्म डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों होगा? बिकॉज सिमिलर ग्रुप्स आर लाइज इन सेम साइट। क्योंकि सिस आइसोमर्स में, सिस वाले स्ट्रक्चर में जो ग्रुप्स होते हैं वो सेम साइड में लाई करते हैं, सेम साइड में रहते हैं, एक ही साइड रहते हैं, जिसकी वजह से इसमें अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है। जबकि व्हाइल ट्रांस आइसोमर्स हैज 0 और नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट बिकॉज सिमिलर ग्रुप्स आर लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब लाई करेंगे, यानी जो ग्रुप्स हैं जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप हैं, जो एटम्स हैं, वो जब अपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, तब उसके पास 0 यानी कि नेग्लिजिबल डाइपोल मोमेंट होगा, यानी कि उसका कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। लेकिन जब सेम साइड में रहेंगे तो उसका डेफिनेट डाइपोल मोमेंट रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, बोल हो रहा होगा। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें 1,2 एक बहुत बढ़िया एग्जांपल जो लगातार आपसे पूछा जाता है। 1,2 डाइक्लोरो इथेन ले लेते हैं। छोटा सा है और आराम से आपको समझ आ जाएगा। 1,2 डाइक्लोरो इथेन। देखिए इथेन है ना, तो इथेन में आप जानते हैं कितना कार्बन होता है, 2 कार्बन होता है, ठीक है। और इथेन एन लगा है, इसका मतलब ये एल्केन है, और एल्केन में कितना बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और 1 और 2 तो ऑब्वियस सी बात है, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा। 1 और 2 दोनों पर 2 डाइमीन्स 2 क्लोरो मीन्स क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो क्लोरो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्लोरो जोड़ देते हैं और यहाँ पर भी क्लोरो जोड़ देते हैं। ये Cl है, ये भी Cl है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस आप करेंगे, जानते हैं एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होते हैं, 2-2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो यहाँ पर बना देते हैं 2-2 बॉन्ड ऑलरेडी इसके पास बने हुए हैं। तो एथीन ले लेते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, समझाने में ना दिक्कत हो जाएगी। एथीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं डबल बॉन्ड कर देते हैं। एथीन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ, एथीन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम से हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा इसको समझाने में, ठीक है। एथीन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एथीन का मतलब हो जाएगा एल्कीन। एल्कीन में आप जानते हैं डबल बॉन्ड होता है, तो 2 बॉन्ड यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि 3 इसके बॉन्ड कंप्लीट हो चुके हैं, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि एक कार्बन के जो 4 बॉन्ड होते हैं वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये आपका बन गया 1,2 डाइक्लोरोएथीन बन गया, 1,2 डाइक्लोरोएथीन बन गया। अब इसमें आप समझिए कि किस तरीके, कब सिस होगा, कब ट्रांस होगा, कब इसके पास अपना डाइपोल मोमेंट होगा, कब अपना डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। तो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर हम लोग 2 तरीके से बना सकते हैं, एक सिस फॉर्म में, एक ट्रांस फॉर्म में। देखिए कैसे, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ ताकि आपको आराम समझ में आ जाए। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे कार्बन लिखता हूँ। ये जो हाइड्रोजन वाला सिस्टम है, इसको मैं इस तरफ एक तरफ कर देता हूँ। सिस अभी बना रहा हूँ, तो सिस में आप जानते हैं कि सेम साइड होती है ना, सेम साइड होती है, तो सेम साइड के लिए एक तरफ कर देते हैं हाइड्रोजन को,
और एक तरफ कर देते हैं क्लोरीन को। बताइए क्या मैं गलत बनाया हूँ? ये है सिस वाली स्ट्रक्चर, ये है सिस वाली स्ट्रक्चर। तो क्या बताइए गलत बना है? बिल्कुल सही बना है। 2 कार्बन थे, दोनों कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा था, एक हाइड्रोजन जुड़ा था, एक क्लोरीन जुड़ा था, एक क्लोरीन जुड़ा था। एक ही स्ट्रक्चर इसकी बन सकती है। इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और हम लोग मॉडिफाई करें तो ऐसे भी बना सकते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ऐसे कर सकते हैं, एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक तरफ क्लोरीन, फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से भी इसकी स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म, है ना। इसका इस स्ट्रक्चर का नाम रहेगा ट्रांस। तो ये है सिस, ये है ट्रांस। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसमें जो दोनों क्लोरीन ग्रुप हैं ये सेम साइड में है, एक ही साइड में है ना, एक ही साइड में है। जबकि इसमें जो क्लोरीन ग्रुप है वो अपोजिट साइड में, एक इधर है तो एक इधर है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या होगा कि इसके पास जब सेम साइड में रहेगा तो उसके पास डेफिनेट डाइपोल मोमेंट रहेगा, जबकि अपोजिट साइड में रहेगा तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, गोलगप्पा रहेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेम साइड में रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो पोलैरिटी आएगी, यानी कि यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा, मतलब पोलैरिटी इसमें आएगी, प्लस माइनस जनरेट होगा, इसके अंदर पोलैरिटी आएगी, और पोलैरिटी आते ही डाइपोल मोमेंट भी कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पोलैरिटी का मेजरमेंट ही होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अपने आप हो जाएगा, मतलब इसके पास पक्का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। और सिर्फ इसी मॉलिक्यूल के लिए नहीं, दुनिया का कोई भी मॉलिक्यूल सिस फॉर्म में जब भी रहेगा तो पक्का उसके पास डाइपोल मोमेंट रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब यहाँ पे अपोजिट साइड में रहेगा तो आप जानते हैं यहाँ पर जितनी पोलैरिटी जनरेट होगी उतनी ही पोलैरिटी यहाँ पर जनरेट होगी, तो इधर वाली पोलैरिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी, कट जाएगी, और जब कट जाएगी तो इधर वाला जब कट गया तो कटने के बाद इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो हो जाएगा गोलगप्पा, यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइड में होने की वजह से वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि दोनों तरफ से खींचने वाला, तो जितना इधर उतना इधर, तो दोनों तरफ से बिल्कुल 0 हो जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो ये हो गया ट्रांस फॉर्म में हमेशा 0 होता है, सिस फॉर्म में हमेशा इसका डेफिनेट डाइपोल मोमेंट होता है। बस इतनी सी बात यहाँ पे है, इसी को आपको अब तक तो याद भी हो गया होगा। अब आराम से आप लोग एग्जाम में हिला के आएंगे। BSc में इस बार आप कम से कम 80% लेके आएंगे, मिनिमम 80% लिख लीजिए। अगर इसके नीचे लाए ना फिर तो मतलब मेरा पढ़ाना बेकार है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट टॉपिक पर जो हम लोग को पढ़ना है वो है आर्थो मेटा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो अब आप लोग हेडिंग डालिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्थो मेटा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि डाइपोल मोमेंट के थ्रू आर्थो मेटा पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स की पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना। मीन्स अगर आपको कोई एक मॉलिक्यूल दे दिया जाए जो कि डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसमें सब्स्टिट्यूटेंट्स में जुड़े हुए हैं, तो उस मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट देख करके आप सिर्फ बता सकते हैं कि वो आर्थो होगा कि मेटा होगा कि पैरा होगा। मतलब आप बाबा जी बनने जा रहे हैं, जैसे अभी आप बाबा जी बने हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में, कि अगर आपको कोई मॉलिक्यूल दे दे और पूछ ले कि बताइए सिस वाला है कि ट्रांस वाला है, तो डाइपोल मोमेंट देख करके आप बता देंगे। आप पूछेंगे भैया डाइपोल मोमेंट बताइए, वो बताएगा 0 है, आप तुरंत बोल देंगे ट्रांस है, क्योंकि ट्रांस में अपोजिट रहता है, 0 रहता है। अगर वो बोलेगा कुछ डाइपोल मोमेंट बता देगा, आप तुरंत बोल देंगे सिस है, क्योंकि सिस में आप जानते हैं सेम साइड में होता है, इसका मतलब उसका कुछ डाइपोल मोमेंट रहेगा। उसी तरीके से इसमें था, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी था कि लीनियर कब रहेगा, कब सिमेट्रिकल रहेगा, कब एसिमेट्रिकल रहेगा, कब बेंड रहेगा। उसमें वही बात थी, अगर 0 बताएगा तो पक्का वो लीनियर होगा और सिमेट्रिकल होगा। अगर कोई वो डाइपोल मोमेंट बता दिया तो आप बताएंगे कि ये या तो बेंड होगा, इसकी स्ट्रक्चर या तो बेंड होगी या तो एसिमेट्रिकल होगी। सिंपल सी बात है ना। तो अब आप बाबा जी बनने जा रहे हैं, तो चलिए फिर बनाते हैं आपको बाबा जी। आर्थो मेटा पैरा भी अब आप बता पाएंगे, एक और क्वालिटी आपके अंदर घुसाते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा है वो आप देख ही रहे होंगे। मैं एक एग्जांपल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि पहले थ्योरी समझाने में मज़ा नहीं आता है, पहले एग्जांपल समझाते हैं। एग्जांपल में चलिए ले लेते हैं डाइक्लोरोबेंजीन, है ना। इसका एग्जांपल ले लेते हैं डाइक्लोरोबेंजीन, सबसे सिंपल वाला डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होगी?
तो अगर मान लीजिए आपको कोई इस तरीके से करके दे दे, इसके 3 स्ट्रक्चर बनेगी। डाइक्लोरोबेंजीन सिर्फ लिखा हुआ है तो इसके 3 स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि इसके आगे ये नहीं लिखा है कि जो डाइक्लोरोबेंजीन है आर्थो है, मेटा है, पैरा है, तो सिर्फ ये दे दिया गया तो इसके 3 स्ट्रक्चर बनेगी। मैं आपको दिखाता हूँ। एक स्ट्रक्चर इसकी ये बनेगी आर्थो वाली, देखिए डाई है ना, डाई है ना, तो एक क्लोरो को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, एक क्लोरीन को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, एक बार लेते हैं आर्थो पोजीशन, दूसरी क्लोरीन को यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आर्थो। ये क्या हो जाएगा? आर्थो हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग लें तो यहाँ पर एक को तो फिक्स कर दिए हैं, इस वाली क्लोरीन को घुमाते हैं, लेके आते हैं मेटा पोजीशन पर, ठीक है, मेटा पर कर देते हैं, तो ये हो गई मेटा स्ट्रक्चर, यानी कि मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। अभी एक और इसकी स्ट्रक्चर बनेगी, इस क्लोरीन को भी फिक्स रखते हैं, इसको और घुमाते हैं और लेके आते हैं पैरा पर, तो यहाँ पर ला करके जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो 3 स्ट्रक्चर इसकी बनेगी सिंपली। डाइक्लोरोबेंजीन की 3 स्ट्रक्चर बनेगी, आर्थो, मेटा और पैरा। और ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, डाई का मतलब देखिए 2-2 यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो अब आप खुद देख करके बताइए कि डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, है ना। डाइपोल मोमेंट की अगर हम लोग इसमें बात करें तो डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा? डीएम, डीएम और ये हो गया टीएम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, सबसे पहले हम लोग इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसकी बात अभी हम लोग जस्ट करके आ रहे हैं। देख रहे हैं कि ये क्लोरीन ग्रुप खींचने वाला इधर है, एक इधर है, वही वाली बात फिर से। आप अपने आप को बेंजीन अज्यूम करिए कि आप बेंजीन हैं, आप यहाँ पे बेंजीन है, इधर से एक क्लोरीन खींच रहा है, इधर से एक क्लोरीन खींच रहा है, तो आप बताइए जितना इधर पोलैरिटी उतनी इधर पोलैरिटी दोनों हो जाएगी कैंसिल आउट, यानी कि डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? गोलगप्पा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोलगप्पा, 0 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अभी देखिए जो क्लोरीन है ये खिसक करके यहाँ आ गया, मेटा पोजीशन पर आ गया है। अभी तो सीधे सीधे फोर्स लग नहीं पाएगा। अब आप अपने आप को बेंजीन अज्यूम करिए कि आप यहाँ पे बेंजीन है, एक आपको इधर से कोई खींच रहा है, एक इधर से कोई खींच रहा है, तो अब आप देख रहे हैं जो फोर्स लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, दोनों का जो फोर्स है थोड़ा सा इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आप यानी कि जो बेंजीन है ये खिसक करके आप खिसक करके इधर थोड़ा सा चले जाएंगे। जब ये दोनों खींचना स्टार्ट करेंगे इस तरफ, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, तो आप थोड़ा सा खिसक करके इधर चले जाएंगे, मतलब ऐसे फैल जाएंगे थोड़ा सा। और जब फैल जाएंगे तो थोड़ा सा आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा मेटा का? तो 1.55 डायोप्टर लोग आ जाता है, ये 0 डायोप्टर हो जाएगा और ये हो जाएगा 1.55 डायोप्टर हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे आर्थो पोजीशन पर, तो ऑर्थो पोजीशन में आप अपने आप को बेंजीन अज्यूम करिए, आप यहाँ बेंजीन है, इसके बाद एक क्लोरीन आपको इधर से खींच रहा है, एक क्लोरीन इधर से खींच रहा है। तो अब देखिए फोर्स किधर लग रहा है? फोर्स लग रहा है इधर, है ना, फोर्स इधर लग रहा है। तो अभी ये जो दोनों जो क्लोरीन होंगे ये आपको आराम से ऐसे खींच करके लेकर के पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, उड़ जाएंगे। इसका मतलब आप इजीली खींच जाएंगे। यहाँ पे आप खड़े रहेंगे, कितना भी अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन 2-2 क्लोरीन खींच रहे हैं और एक ही साइड में खींच रहे हैं, तो आप पक्का खींच के चले जाएंगे उधर, यानी कि आपका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका डाइपोल मोमेंट हो जाता है वहाँ पर 2.33 डायोप्टर हो जाता है। तो अब आप खुद बताइए कि किस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किस में कम है, किस में सबसे कम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्थो पोजीशन पर कभी भी जुड़ा रहे डाई सब्स्टिट्यूट कोई मॉलिक्यूल ऑर्थो पोजीशन पर हो तो उसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक ही डायरेक्शन में पोलैरिटी रहेगी और वहाँ पे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा दूर होने की वजह से, थोड़ा सा ऐसे होने की वजह से थोड़ा सा कम खींच पाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट कम होकर के 1.55 डायोप्टर, यानी कि इससे ऑर्थो से थोड़ा सा कम हो जा रहा है। जबकि पैरा पर तो बात ही मत करिए, पैरा वाला तो बिल्कुल वही वाली पोजीशन हो गई एकदम, एक कोई पैरा आपका इधर से पकड़ के खींच रहा है, कोई इधर से पकड़ के खींच रहा है, तो आप किधर भी नहीं जा पाएंगे, यानी कि आपका जो डाइपोल मोमेंट होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप बताइए किसका ज़्यादा होगा, तो आप बताएंगे सर ऑर्थो, सॉरी हाँ ठीक है, ऑर्थो का डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, उससे कम मेटा का और सबसे कम किसका होता है? पैरा का। बन गए आप बाबा जी, बन गए आप बाबा जी। अगर कोई आपको बताता है, कोई आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल देता है और बोलता है उसका डाइपोल मोमेंट 0 है, तो बताओ वो किस पोजीशन पर जुड़ा होगा, उसके अंदर जो ग्रुप है वो किस पोजीशन पर जुड़ा हुआ है?
तुरंत आप मंत्र मारेंगे और बताएंगे पैरा। मंत्र क्या मारेंगे, एक्टिंग बस करेंगे क्योंकि आपको पता तो पहले से है। अगर वो बोलता है थोड़ा सा कम बोलता है, आप तुरंत कहेंगे मेटा। अगर वो ज़्यादा बोलता है तुरंत आप कहेंगे ऑर्थो। ठीक है, अब आप बन गए हैं बाबा जी। सेम बात यहाँ पर, सेम कहानी लिखी हुई है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स हैज ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, मेटा सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स हैज लेस डाइपोल मोमेंट, या फिर लिख सकते हैं लेस देन ऑर्थो पोजिशन, जो भी लिख लीजिए, यानी कि ऑर्थो पोजिशन से थोड़ा सा कम होता है। एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड मॉलिक्यूल्स है जीरो डाइपोल मोमेंट, सिंपल सी बात है, या सबसे कम डाइपोल मोमेंट। ठीक है, हालांकि जीरो ही हमेशा आता है क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कुछ यहाँ पर ये आर्थो मेटा पैरा का आइडेंटिफिकेशन हम लोग आराम से बाबा जी बन के कर पा रहे हैं कि कौन आर्थो होगा, कौन पैरा होगा, कौन मेटा होगा। अगर तीनों आपको एक साथ डाइपोल मोमेंट दे दिया जाए, किसी एक मॉलिक्यूल का 3 डाइपोल मोमेंट दे दिया जाए, तो आप डाइपोल मोमेंट देख करके बता सकते हैं कि वो उसमें से कौन सा आर्थो है, कौन सा पैरा है, कौन सा मेटा है। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है पोलैरिटी। अब आप हेडिंग डालिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल्स या इन हैलोजन मॉलिक्यूल्स, जो भी आप हेडिंग डालना चाहें डाल लीजिए। इसके अंदर ढेर सारा है, लेकिन मैं हैलोजन मॉलिक्यूल्स का आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हैलोजन मॉलिक्यूल्स से ही क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में। तो देखिए, हम लोग फिर से एक बार एक और मंत्र आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपका जो बाबा वाली जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, यानी कि आप एक चीज़ और प्रिडिक्ट कर पाएंगे, एक चीज़ की और भविष्यवाणी कर पाएंगे कि अगर कोई आपको हैलोजन एसिड दे दिया जाता है और उसका डाइपोल मोमेंट आपको बता दिया जाता है, तो आप देख करके बता देंगे कि किसके साथ कौन सा जुड़ा होगा, कौन सा हैलोजन जुड़ा होगा, किसके साथ कौन सा हैलोजन जुड़ा होगा, आप देख करके बता देंगे। या अगर आपको हैलोजन दे दिया जाए तब भी आप देख करके बता देंगे किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, किसका डाइपोल मोमेंट कम है। तो कुल मिला करके हम लोग हैलोजन एसिड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट से। कैसे? तो जैसे मान लेते हैं कि हम लोग एक हैलोजन एसिड है HF, ठीक है, फिर है HCl, फिर है HBr और फिर है HI। तो अब आप इसमें से बताइए किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, किसका डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है डाइपोल मोमेंट को आइडेंटिफाई करने का, वो ये कि जिसके पास जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, मैं पहले भी लेक्चर से चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि जिसके पास जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऐसा हैलोजन है जिसके पास सबसे ज़्यादा ताकत है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बॉन्ड को पोलराइज कर सकता है, बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी सबसे ज़्यादा ला सकता है। तो सिंपल सी बात है, जिसकी साइज सबसे ज़्यादा छोटी होगी, सीधे सीधे कहें तो जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, यानी कि अपने पीरियोडिक टेबल की खूबसूरती जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, वो है अपना फ्लोरीन। तो इससे बेहतरीन पोलैरिटी कौन लेके आ सकता है? कोई नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे फ्लोरीन की, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो बॉन्ड है दिख रहा है, इसकी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। फ्लोरीन इससे थोड़ा सा, इसकी साइज़ बड़ी होने की वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन से कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कम डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर और साइज बढ़ जाती है तो यहाँ पे उससे कम डाइपोल मोमेंट, और सबसे कम डाइपोल मोमेंट आपको दिखाई देगा HI के अंदर, हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर, यानी कि आयोडीन वाले हैलोजन एसिड के अंदर, क्योंकि इसकी साइज सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यहाँ पर पोलैरिटी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट भी सबसे कम आता है। तो अब आपको यहाँ पे एक मिल गया होगा, एक ऑर्डर मिल गया होगा। अगर आप इधर से इधर चलते हैं तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिलेगा, अगर आप इधर से इधर आते हैं तो आपको मिलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हैलोजन एसिड, या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको ऑप्शन में करके दे देता है, इन चारों को ऑप्शन में बना दिया और पूछ दिया सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा, टिक मारी HF को। मैं जो प्रैक्टिस सेट करवाया था फ्री वाली, उसमें भी मैं इस क्वेश्चन को करवाया था। उसी तरीके से अगर आपसे पूछ देता है सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका होगा, टिक मारिए इसको।
ठीक है। तो इस ऑर्डर में आप आराम से MCQ सॉल्व कर सकते हैं, और जो लॉन्ग आंसर वाले हैं उसमें बस आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख करके सेम चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप छाप लीजिएगा, ये रहेगा आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये रहेगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा। अच्छा एक काम और, मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए चल रहा हूँ, मिटाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, है ना। यहाँ पे जब मैं यहाँ से इधर आता हूँ तो आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, उसको आप बाद में आराम से आप नोट कर लिया करिए, या फिर वीडियो रोक करके यहाँ पे आप नोट करते चलिए, नोट्स वगैरह अपना बनाते चलिए, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो रोक करके यहाँ पे मैं लिख करके तब मैं स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको आपकी जो टाइम है वो बच जाए। जब मैं चाहूँ तो ये भी डायरेक्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो 1 घंटे का लेक्चर होगा वो 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर जाएगा। तो इसलिए आपकी टाइम बचाने के लिए, मिटाने में टाइम जाती है, लिखने में टाइम जाती है, वो मैं बचा करके यहाँ पे लिख करके आपको देता हूँ, ताकि आप आराम से इसको छाप सकें, है ना, आराम से इसको नोट कर सकें, अपना नोट भी कंप्लीट कर सकें और स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो जब मैं इधर आता हूँ तुरंत आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। द डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्रोजन एसिड आर इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्लोरीन से आयोडीन तक, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इसको थोड़ा सीधा लिख लीजिएगा, आयोडीन टू फ्लोरीन, है ना, इंक्रीजेज है ना। तो आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जाने के बाद इंक्रीज होता है। यहाँ पे आप नहीं तो फ्लोरीन टू आयोडीन ही लिखिए, यहाँ पे डिक्रीजेज लिख सकते हैं, ये अभी सही हो गया। आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जाते समय इंक्रीज होता है, या फिर फ्लोरीन से अगर आप आयोडीन लिखेंगे तो यहाँ पे आपको डिक्रीजेज लिखना पड़ेगा, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो भी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। आगे फिलहाल यहाँ पे आयोडीन और फ्लोरीन मैंने कर दिया है। क्यों? तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है आयोडीन से फ्लोरीन की तरफ जाने पर, जिसकी वजह से यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लिख करके ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का रहेगा और लास्ट टॉपिक है परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। इसके बाद तुरंत हम लोग आ जाएंगे प्रीवियस क्वेश्चंस। वैसे मैंने काफ़ी कुछ करवा दिया है, 2-3 और मुझे करवाने हैं, तो इसमें मैं करवा करके इस पूरी वीडियो को ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो एक लास्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो हेडिंग डालिए हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, या परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल, या कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल। जो भी आप 2-3 हेडिंग है, दोनों से कोई भी एक डाल लीजिए, या सिर्फ इतना डाल लीजिए, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। मीन्स किसी मॉलिक्यूल का आयनिक कैरेक्टर कैसे मेजर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी मीन्स होता है उसका आयनिक कैरेक्टर, आयनिक कैरेक्टर मीन्स कितना उसके ऊपर आयन है, कितना उसके ऊपर चार्ज है, उसका मेजरमेंट करना। तो वही अब हम लोग यहाँ पे परसेंट में मेजर करेंगे कि अगर कोई मॉलिक्यूल है या कोई एक मॉलिक्यूल उसके अंदर 2 एटम है, तो उसके बीच का जो बॉन्ड होगा अगर वो आयनिक है तो कितना आयनिक है, कितना परसेंट आयनिक है, या फिर वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कितना आयनिक है। इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसको हम लोग मेजर करेंगे। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिए कहीं पर। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ और बताना है नहीं, बस 2 फॉर्मूले इसके हैं और कुछ यहाँ पे बोल लीजिए कुछ यहाँ पे वैल्यूज हैं जो आपको याद कर लेना है। अगर ये आपको नहीं याद रहेगा, फॉर्मूला आपको नहीं याद रहेगा, तो भूल जाइए कि आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे और जगह पे देखेंगे ना, ढेर सारा लोग लिख के डाले रहेंगे आयनिक कैरेक्टर को सॉल्व करने का ट्रिक। मैं बता दूं कोई ट्रिक नहीं है, जाके आप खोज के देखिएगा, सब आपको उल्लू बना रहे होंगे। सब लोग इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और लिखेंगे क्या, ट्रिक बता रहे हैं, है ना। कोई ट्रिक नहीं होता है, एक ही ट्रिक है कि आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करें। तो इसका जनरली कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है, जहाँ पे ट्रिक रहता है वहाँ पे मैं खुद बताता हूँ और मैं बताऊँगा। तो मैं बता दूँ इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला सिंपल सा क्या है, क्योंकि आपको निकालना है परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले तो आप जानते हैं 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। अब किसका परसेंटेज निकालना है, तो आयनिक कैरेक्टर का। किसका निकालना है, आयनिक कैरेक्टर का। और आयनिक कैरेक्टर मेजर किस में किया जाता है, डाइपोल मोमेंट में। डाइपोल मोमेंट मेजर करता है। तो आपको क्या आप अपने मार्क का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो आप नंबर पाते हैं अपने कॉलेज से, अपने स्कूल से, या मार्कशीट में आपके जो नंबर आता है उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ऊपर आप लिखते हैं जितना मार्क आप पाए हैं उसको, नीचे लिखते हैं उसका पूर्णांक यानी कि कितना टोटल नंबर था,
इंटू में मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो देखिए इंटू में हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, ऊपर उसको लिखेंगे जो पहले से है, जो मतलब जो हम लोग पाए हैं, मीन्स जितना डाइपोल मोमेंट उसका है, यानी कि म्यू मीन्स होता है यहाँ पे जो म्यू लिखा है, म्यू मीन्स होता है वही डीएम, डीएम मीन्स होता है डाइपोल मोमेंट, मीन्स डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। इसको ओबीएस का मतलब है ऑब्जर्व, मीन्स जितना देखा गया है, जितना ऑब्जर्व किया गया है। और मैं बता दूं इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दी गई रहती है, आपको निकालना नहीं रहता है, हमेशा आपको क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई रहेगी कि ऑब्जर्व यानी कि देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसका कितना डाइपोल मोमेंट आ रहा है, ये आपको हमेशा दिया गया रहेगा। म्यू ओबीएस यानी कि इसका मतलब होगा ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। इसको आप पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मीन्स कितना है, ठीक है। इसके बाद नीचे टोटल लिखते हैं ना, टोटल में से उसको 100% पहले आयनिक मान लेंगे कि जो पूरा मॉलिक्यूल था वो मान लेते हैं 100% है, क्योंकि जो नीचे आप मार्क लिखते हैं टोटल मार्क, वो क्या होता है 100% मार्क होता है ना, 100% मार्क होता है, फिर उसमें से देखा जाता है कितना परसेंट पाए हैं। उसी तरीके से डाइपोल मोमेंट यानी कि म्यू का मतलब है डाइपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। जो मॉलिक्यूल रहेगा उसको पहले हम लोग 100% आयनिक मान करके उसका डाइपोल मोमेंट निकाल लेंगे, और यहीं पर आपकी मेहनत रहेगी, यही आपको कैलकुलेट करना रहेगा हमेशा, यही आपको हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसे हम लोग कभी कभी आप देखेंगे कोई टीचर पढ़ाते हैं या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा म्यू टी एच का मतलब होता है म्यू थेरेटिकल, इसको हम लोग बोलते हैं थेरेटिकल डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, या इसी का दूसरा नाम होता है 100% आयनिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इंटू में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। अब इस चीज़ को कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू आपको दी गई रहेगी, 100 तो आप जानते हैं कांस्टेंट है, ये आपको कैलकुलेट करना रहेगा। तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैंने लिखा है डीएम ऑफ 100% आयनिक मॉलिक्यूल, यानी कि डाइपोल मोमेंट, या म्यू यहाँ पे आप लिख सकते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक मॉलिक्यूल, आगे आप लिख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में थोड़ा लिखा हूँ, इक्वल टू होता है ई इंटू डी। कभी कहीं पर आपको यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्यू इंटू डी, या कुछ भी लिख करके मिल सकता है। जनरली आप समझिए ई इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का। ये ई इंटू डी क्या है, तो ई मीन्स हमेशा होगा इसमें से कोई एक, ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है, यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है इसमें से कोई एक वैल्यू हमेशा ई का काम करेगी। किसका काम करेगी, ई का काम करेगी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये जो मैं वैल्यू लिखा हूँ ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। और ये डी क्या रहेगा, तो डी रहेगा हमेशा बॉन्ड लेंथ। क्या रहेगा, बॉन्ड लेंथ, या दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस बोल लीजिए, या जो भी बोल लीजिए, दोनों के बीच की कभी कभी डिस्टेंस लिखा रहेगा, कभी कभी आप देखेंगे बॉन्ड लेंथ लिखा रहेगा, कुछ भी इस तरीके से करके लिखा रहेगा। और अक्सर ये जो डी होता है ये अक्सर आपको एंगस्ट्रॉम में दिया जाता है, एंगस्ट्रॉम है ना, ये लिख करके ऊपर 0 बनाया रहेगा। तो ये जनरली आप देखेंगे एंगस्ट्रॉम में हमेशा दिया गया रहता है, लेकिन इसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ये मैं भी आपको बता रहा हूँ। एक और ज़रूरी बात आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पर परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी यूनिट नहीं होनी चाहिए। मीन्स आप जानते हैं परसेंटेज की कोई यूनिट होती है क्या, नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो आप लेंगे ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, जो यहाँ पर इसकी यूनिट रहेगी वही यूनिट हमको लेकर के आना है नीचे भी, वही यूनिट हमको लेकर के आना है नीचे भी, ताकि नीचे वाले यूनिट ऊपर वाली यूनिट सेम हो जाए और कट जाए, ताकि कोई भी यूनिट ना बचे। और जब कोई यूनिट नहीं बचेगी तभी एक्चुअल परसेंटेज निकलेगा सही वाला, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। कहीं लिख करके रख लीजिए, पहली बात। इसीलिए यहाँ पर ढेर सारी यहाँ पे जो यूनिट अलग अलग यूनिट अलग अलग वैल्यू जो यहाँ पे लिखी गई है, इसीलिए लिखी गई है ताकि आप इसकी मदद से जहाँ जो यहाँ पर आपको यूनिट दी जाएगी उसके हिसाब से यहाँ पे आप कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट करके उसको फिर सॉल्व आराम से कर लें। सारी मेहनत इसको कन्वर्ट करने में ही है। इसके बाद जैसे ही आपका कन्वर्ट होगा वैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मीन्स अगर यहाँ पे मीटर है तो यहाँ पर मीटर अगर मान लीजिए हो जाएगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा। यहाँ पे कुलॉम है, अगर नीचे भी आप कुलॉम कर देते हैं कुलॉम से कुलॉम कट जाएगा। ऊपर कुलॉम मीटर है, नीचे कुलॉम मीटर आप कर देंगे तो कुलॉम मीटर से कुलॉम मीटर कट जाएगा। ठीक है, जो भी अगर ऊपर नीचे सेम यूनिट होनी चाहिए। तो आप ध्यान देंगे कि ऊपर वाला, क्योंकि ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में मिलने वाली है, तो क्वेश्चन में जब आपको ये वैल्यू मिल जाएगी तो आप उसको देखिएगा कि वो किस यूनिट में दिया गया है, यानी कि ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट किस यूनिट में दिया गया है या डाइपोल मोमेंट किस यूनिट में दिया गया है। उसी यूनिट में आप नीचे वाले को चेंज कर लीजिएगा, अपने आप यूनिट से यूनिट कट जाएगी, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आपके सामने होगा।
कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैं कुछ वैल्यू को पहले बता देता हूँ, इसको आप नोट भी कर लीजिए और रट भी लीजिए, बिना रटे नहीं हो पाएगा। इतनी यूनिट आपको याद होनी चाहिए, इतना कन्वर्जन आपको याद होना चाहिए, इसके सिवा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। अगर आपको ऊपर सेंटीमीटर मिलता है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए एंगस्ट्रॉम को, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बॉन्ड लेंथ आप देखेंगे यहाँ पे जो डी की वैल्यू रहेगी, डी हमेशा आपको दिया जाएगा एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम से आपको हमेशा चेंज करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में या तो मीटर में, या तो सेंटीमीटर में या तो यहाँ पे आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, जैसी ऊपर यूनिट रहेगी उसके हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है तो एंगस्ट्रॉम जो दिया गया रहेगा उसमें 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको मीटर में चेंज करना है तो 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो एक कन्वर्जन ही हो गया। दूसरा कन्वर्जन समझिए, ये तो डी का कन्वर्जन हो गया, चलिए या तो सेंटीमीटर आएगा या तो मीटर, दो में से एक ही आएगा, आराम से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब ई का कन्वर्जन समझिए, यहाँ पे अगर कुलॉम दे दिया या डिबे दे दिया, डी यहाँ पे जो डी लिखा है डी का मतलब है डिबे, DEBAY डिबे, ठीक है। तो ये जो डिबे है, डिबे को आपको चेंज करना पड़ेगा, या कभी कभी आप देखेंगे ESU में दे देगा। ESU का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो आपको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो भी रहेगा, अगर आपको डिबे से ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आप देख रहे हैं सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 डिबे इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सेंटीमीटर। फिर अगर आपको यहाँ पे लिखा है CM जो लिखा है ना, इसका मतलब सेंटीमीटर नहीं है, इसका मतलब है कुलॉम्ब मीटर। ये जो बड़ा सा C लिखा है इसका मतलब है कुलॉम्ब, छोटा सा M लिखा है तो मीटर, यहाँ पे दोनों छोटे लिखे हैं तो सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपको कुलॉम्ब मीटर में कन्वर्ट करना है तब आपको 1 डिबे इक्वल टू होता है 3.335 इंटू 10⁻30 कुलॉम्ब मीटर होता है, अगर आपको कुलॉम्ब मीटर में चेंज करना है तो। ये तो मैंने बता ही दिया। अगर आपको कुलॉम्ब में चेंज करना है तो E की वैल्यू की जगह पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6, क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम्ब, अगर आपको सिर्फ कुलॉम्ब में चेंज करना है तो कुछ ये वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये तो आपको याद रहा होगा, ये भी आपको याद रहा होगा, ये भी आपको याद रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम्ब होता है, ये भी आपको याद रहा होगा। बस दो आपको याद करना है डिबे वाला। डिबे में भी 1 डिबे इक्वल टू ESU सेंटीमीटर में चेंज करना है 10⁻⁻19। अगर आपको कुलॉम्ब मीटर में चेंज करना है तो 3.335 इंटू 10⁻30 कुलॉम्ब मीटर। तो ये आपको याद रट लेना है, 10 बार रटेंगे अपने आप याद हो जाएगा। अब एक मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर एक दो और हम लोग एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद यहीं पे आपका ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर पे, और प्रीवियस ईयर के बाद पूरा का पूरा वीडियो आपका द एंड हो जाएगा। तो समझिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन मैं आपको पूरा पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको समझ में। देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया, आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr इफ डाइपोल मोमेंट इज 1.6 इंटू 10⁻30 कुलॉम्ब। मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे सिर्फ लिखा है कुलॉम्ब, तो मैं कभी भी अगर आपको कुलॉम्ब दिया गया रहेगा तो आप समझिएगा कुलॉम्ब मीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कुलॉम्ब मीटर दिया हुआ है, क्योंकि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा कुलॉम्ब मीटर या कुलॉम्ब सेंटीमीटर इस तरीके से करके होता है, ना कि सिर्फ कुलॉम्ब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुलॉम्ब मीटर है। एंड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम, तो डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम दे दिए, बस इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर से एक बार, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इफ इट्स डाइपोल मोमेंट इज 1.6 इंटू 10⁻30 कुलॉम्ब मीटर एंड डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम। ये पूरा आप सुन करके लिख लीजिए अपनी कॉपी में, क्वेश्चन लिख लीजिए। मैं इसकी वैल्यू बस यहाँ पे पुट कर दिया हूँ कि जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻30 कुलॉम्ब मीटर दे रखा है, एंड डिस्टेंस दे दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम दे दिया है। अब देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था ना कि म्यू ऑब्जर्व आपको दे देगा, है ना, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट आपको दे देगा। तो ये जो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे लिखा है यही है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। तो ये वैल्यू आपको पता हो गई, यहाँ पे दे दिया है। और ये वैल्यू क्या है ऊपर
कूलॉम मीटर में, देखिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, है ना, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की अगर हम लोग इसमें बात करें तो फॉर्मूला ऊपर है ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻30, ठीक है, और ये है कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर, ठीक है। अब नीचे क्या है, नीचे है नीचे हमको रखना है डाइपोल मोमेंट ऑफ 100% आयनिक मान करके, या इसी को हम बोलते हैं म्यू थ्योरेटिकल आपको रखना है। तो म्यू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला होता है E इंटू डी। E इंटू डी का मतलब क्या है, डी की वैल्यू आपको दी गई है, डिस्टेंस आपको हमेशा दी गई रहेगी, डिस्टेंस आपको हमेशा दी गई रहेगी, डिस्टेंस का मतलब यही है, डिस्टेंस मतलब 1 एंगस्ट्रॉम, तो 1 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे E की वैल्यू को अपने हिसाब से पुट करना है, कैसे पुट करना मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऊपर आपको कूलॉम मीटर दे दिया गया है, तो नीचे आपको क्या बनाना पड़ेगा, कूलॉम मीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है, कूलॉम मीटर बनाना पड़ेगा, या फिर आप इसको भी डीबी में चेंज करिए तो इसको भी आपको डीबी में चेंज करना पड़ेगा, इस हिसाब से हो सकता है, या फिर वैसे कभी कभी इसको जब जैसा देगा हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करें तब। तो यहाँ पे देखिए अभी कूलॉम मीटर दिया हुआ है, तो नीचे भी आपको क्या करना पड़ेगा, कूलॉम मीटर में बनाना पड़ेगा, सिंपल सा। तो एंगस्ट्रॉम को सबसे पहले हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, एंगस्ट्रॉम में किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू रखनी पड़ेगी, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻10 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अभी मीटर में, और यहाँ से एंगस्ट्रॉम हट जाएगा, यहाँ से एंगस्ट्रॉम हट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको रखना है सॉरी मीटर तो आ गया ना, मीटर यहाँ पे आ गया, हाँ, इसके बाद आपको रखना है डी आपका हो गया, डी यहाँ पे हो गया। अब आपको रखना है नीचे कूलॉम बनाना है, देखिए मीटर यहाँ पे था, मीटर यहाँ पे हो गया, अभी आपको कूलॉम चाहिए ना, तो कूलॉम बनाने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कूलॉम की सिर्फ एक यूनिट है, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम होता है। तो इसको आप रख लीजिए 1.6 इंटू 10⁻19, और ये हो गया कूलॉम। अब आप बताइए दोनों तरफ यूनिट सेम होगी कि नहीं होगी, इंटू में 100 तो भूल ही गए, ये लीजिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं किए हैं, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट को रख दिए हैं यहाँ से उठा करके, नीचे हम लोग क्या रखे हैं, हमको चाहिए E इंटू डी, नीचे हमको क्या चाहिए, E इंटू डी चाहिए। तो D की वैल्यू पहले पुट की है, D की वैल्यू डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज कर लिए हैं, किससे मल्टीप्लाई करके, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर में चेंज कर लिए हैं। फिर हमको अभी मीटर तो मिल गया, अभी हमको कूलॉम चाहिए। कूलॉम बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो अभी यहाँ पे कूलॉम भी आ गया। अभी ऊपर कूलॉम मीटर है, ऊपर यहाँ पे कूलॉम मीटर है, यहाँ पर भी मीटर और कूलॉम हो गया है, यानी कि दोनों सेम हो गए, दोनों सेम हो गए। तो अब आपका आंसर आ जाएगा, बस आपके पास बचा है कैलकुलेशन। कैलकुलेट करते हैं, 1.6 से 1.6 कट जाएगा सीधे सीधे, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा 10⁻30, और ये कूलॉम मीटर अपॉन में बचेगा 10⁻10 एंड 10⁻19 मिल करके दोनों ऐड हो जाएगा। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होती है, ऐड होती है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा 10⁻29 हो जाएगा, क्योंकि 19 और 10 मिला करके हो जाएगा 29, और ये भी हो जाएगा कूलॉम और मीटर मिला करके हो जाएगा कूलॉम मीटर। तो आप समझिए ये यूनिट से ये यूनिट हट जाएगी अपने आप, और यहाँ पर जब आप काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 29, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे 30 पावर है, तो ये पावर यहाँ से कट जाएगी। कितनी पावर बचेगी, एक पावर बचेगी, यानी कि -1 पावर यहाँ पे बचेगी। इंटू में 100 भी है, इंटू में 100। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻−1 10⁻−1 इंटू में 100, कौन सा, ये वाला 100, ठीक है। अभी आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻−1 को आप लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि आप जानते हैं जब पावर माइनस में होती है तो माइनस में पावर को प्लस बनाने के लिए अपॉन में कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जब आप फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, मतलब उलट देंगे, नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को ऊपर नॉमिनेटर में, यानी कि हर को अंश में, अंश को हर में जब आप बदल देंगे तो जो पावर अभी प्लस में थी वो माइनस में हो जाएगी, माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं उल्टा कर ही लेता हूँ यहीं पे डायरेक्ट। अगर मैं इसको लिख दूँ 1/10 ना, तो यहाँ पे जो भी 10⁻−1 थी ये गायब हो जाएगी, +1 आप लिख सकते हैं, इसको +1 हो जाएगी, या 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, 10 हो जाएगा सिर्फ।
और जैसे ही आप 10 से इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यानी कि 10 10 जा 100, 10 ग्राम में 100 आ जाएगा यहाँ पे 10%, क्योंकि अभी आप परसेंट निकाल रहे थे तो 10 के आगे लग जाएगा परसेंट, इसका आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, टोटल मॉलिक्यूल का पूछा हुआ था तो 10% यहाँ पे हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। दिया हुआ है बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl, लिखते जाइएगा, इज 1.275 एंगस्ट्रॉम एंड ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03 डायोप्टर, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन HCl। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस भी है, सबसे ज़्यादा रिपीट करके पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दिया बॉन्ड लेंथ, ठीक है, मैं बता दूं सबसे पहले आपको डिस्टेंस बोल लीजिए या बॉन्ड लेंथ, डी मीन्स है डिस्टेंस या फिर बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ को मैं BL लिखता हूँ, BL इक्वल टू दिया हुआ है 1.275 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, क्योंकि मैं बोला ना कि बॉन्ड लेंथ हमेशा एंगस्ट्रॉम में देगा। इसके बाद जो ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट है यानी कि μOBS, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ 1.03 डायोप्टर, 1.03 डायोप्टर, सॉरी डायोप्टर बोल रहा हूँ मैं कभी से, डीबे दिया हुआ है, सॉरी डीबे, यहाँ पे डायोप्टर मेरे ध्यान में आ रहा है, डी से यहाँ पे डीबे रहेगा। ठीक है, डी से डीबे रहेगा, सॉरी। तो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो होगा 1.03 डीबे रहेगा। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे कूलॉम दिया हुआ था, यानी कि जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट था वो कूलॉम में दिया हुआ था, अभी तो डीबे में दे रखा है ना, डीबे में दे रखा है। तो अब हमको चेंज करना पड़ेगा, किस में चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें मैं बता दूँ एक और यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आप यहाँ पे बढ़ा लीजिए और याद कर लीजिएगा। इसी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको कूलॉम में चेंज करना है तब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को अगर हमको चेंज करना रहेगा ESU में, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में, तब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU। ठीक है, ESU में चेंज करेंगे। ठीक है, लिख लीजिए 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 ESU में इसको हम लोग चेंज करेंगे। अगर हमको ESU में चेंज करना है तब कूलॉम में चेंज करना है तब इससे करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का क्या है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का क्या है, ऊपर है ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो कि हमको ऑलरेडी दिया हुआ है 1.03 और ये डीवे में दे रखा है, अपॉन में यहाँ पे जो हमको E इंटू डी चाहिए, तो डी हमको पता है, डी हमको पता है क्या है 1.275 और ये है अभी एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम से हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, देखिए डीबे की जो यूनिट होती है, डीबे को आप चेंज कर लें, क्योंकि इसको देखिए, इसको तो हम लोग E इंटू डी को हम लोग डीबे में नहीं बदल सकते, E इंटू डी को हम लोग डीबे में नहीं बदल सकते, तो डीबे से हम लोग चेंज कर देंगे हमेशा ESU सेंटीमीटर या ESU मीटर, इस तरीके से हम लोग चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इस एंगस्ट्रॉम को आप सिर्फ दो जगह चेंज कर सकते हैं, या तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं या तो आप मीटर में चेंज कर सकते हैं। एंगस्ट्रॉम को आप या तो सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं या तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो एंगस्ट्रॉम को यहाँ पे हम लोग अभी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, यानी कि सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 8 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, क्योंकि ESU हमेशा सेंटीमीटर के साथ लगता है। तो यहाँ पे हम लोग एंगस्ट्रॉम हटाते हैं और एंगस्ट्रॉम को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 8 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। अभी ये हो गया सेंटीमीटर में, अभी ये किस में हो गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है, किस में कन्वर्ट हो गया है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद अभी हमको ESU चाहिए, क्योंकि डीबे की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर और ESU दोनों में होती है, सेंटीमीटर और ESU दोनों में होती है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर तो मिल गया है, सेंटीमीटर तो हमको मिल गया है, अब हमको चाहिए ESU, क्या चाहिए, ESU चाहिए। तो ESU बनाने के लिए यहाँ पे देखिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कूलॉम बनाना था तो इससे मल्टीप्लाई कर दिए थे, ESU बनाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा यानी कि 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और ये हो जाएगा ESU। समझ गए बात ना, हमको दोनों तरफ यूनिट को सेम बनाना पड़ेगा, याद रखिएगा। और नीचे आप एंगस्ट्रॉम को या तो सिर्फ मीटर में कर सकते हैं या तो सेंटीमीटर में कर सकते हैं। मीटर में आप करेंगे तो मीटर के लिए आपको यहाँ पे कूलॉम मीटर ऊपर होना चाहिए, तब आप मीटर में करेंगे। अगर आपको डीबे दे रखा है तो हमेशा आप उसको सेंटीमीटर में करिएगा, सेंटीमीटर में करिएगा एंगस्ट्रॉम को, ताकि सेंटीमीटर के साथ आप ESU बना सकें। और डीबे को कन्वर्ट कर दीजिए
ESU सेंटीमीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 dB इक्वल टू क्या होता है, 1 dB इक्वल टू होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। क्या होता है 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। तो अब आप dB की जगह पे ESU और सेंटीमीटर रखने के लिए क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर 10⁻⁻18। जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा ESU सेंटीमीटर में। ठीक है, ESU सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यूनिट हो गई हमारी सेम, ESU से ESU कट जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आराम से अब कट जाएगा। अब बगल में कर लेते हैं मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है ऊपर 10⁻18 और नीचे अगर आप 10 की पावर को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे है 10⁻⁻8 एंड 10⁻⁻10। ये दोनों मिल करके क्या हो जाएगा 10⁻⁻18 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 10⁻⁻8 10⁻�10। तो आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, क्योंकि दोनों माइनस में, तो दोनों माइनस में ऐड होकर के 18 हो जाएगा और पावर और साइन भी माइनस का ही लगेगा। तो ये जो -18 होगा ये -18 से यहाँ पे कट जाएगा, है ना, यानी कि ये कट जाएगा दोनों मिल करके। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर समझिए, ESU। हालांकि इसको यूनिट को आप काटिएगा मत, एग्जाम में आप यूनिट को मत काटिएगा पेपर में, क्योंकि ये मैं बस आपको दिखाने के लिए काट रहा हूँ। ये आप अपने से जूम कर लीजिएगा, सपोज कर लीजिएगा कि यूनिट से यूनिट काम खत्म हो गया है। ठीक है, अभी बस मैं आपको दिखाने के लिए काट रहा हूँ। अब बचा क्या, तो ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर 101.03 का मल्टीप्लाई जब आप 100 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 जीरो इधर है और 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 103 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1.275 और 4.8 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा आएगा 6.12 और इस तरीके से करके बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट का 2 डिजिट लेके जाइएगा, इससे ज़्यादा मत लेके जाइएगा, नहीं तो मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे वहीं पे। ठीक है, तो इतना कर लीजिएगा, फिर इसको आप काट लीजिएगा। इसको भी अगर आपको काटने नहीं आता है तो आप क्या करिए, पहले डेसिमल को हटा लीजिएगा। ठीक है, 130 सॉरी इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 100 से, क्योंकि नीचे आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट के बाद है, 100 से नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 10300 अपॉन में 612। ठीक है, इसको अब आप आराम से काटिएगा। जब आप काटेंगे तो देखेंगे 16.8 ऐसे करके समथिंग आएगा, तो इसको आप राउंड ऑफ करके सीधे लिख दीजिएगा 17%। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 17%, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 17% इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैंने 2 तरीके के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, एक तो जब ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट को डीबी में दे दे, एक दूसरा जब आपको कूलॉम में दे दे। तो दोनों ही टाइप के एक क्वेश्चन करवा दिए हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल ज़्यादा करवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोग इसी पैटर्न पर प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट रहेगा या कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आएगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। नंबर आपको वहाँ पे दिया गया है 7080884759। या अगर ज़्यादा दिक्कत रहेगी तो अभी इस पर मैं एक लेक्चर और बाद में बना दूंगा, उसमें सिर्फ मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूंगा। कम से कम 10-12-20 न्यूमेरिकल लेकर के सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल मैं मान करके चलता हूँ कि लेक्चर खत्म हो गया है। 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों मैंने करवा दिए हैं और बहुत ईजी वे में मैंने करवा दिया है। इसी पैटर्न पर करिएगा। मैं आपको बता दूं, ना ही आप बुक को फॉलो करिएगा, ना ही आप बुक को देखिएगा, ना ही किसी दूसरे टीचर का देखिएगा। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से इसको चेंज करके पढ़ाते हैं। अगर आप कई लोगों का देखेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर आके मुझसे बोलेंगे सर आप तो ऐसे बताए थे, वो ऐसे बता रहे थे, बुक में ऐसे लिखा था, सीरीज में ऐसे लिखा था। कुछ मत देखिएगा, यहाँ आपने पढ़ लिया, इसी पैटर्न पे आप सॉल्व करिए। अगर आप दूसरे का देखिए तो मैं लिख के दे सकता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे और फिर आकर के यहाँ पे कंप्लेन करेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप जिस पैटर्न पर मैंने बताया है कि यूनिट आपको बस सेम करनी है। कैसे सेम करनी है, इसकी मदद से सेम करनी है। 2 क्वेश्चन में मैंने जैसे सेम किया है उसी तरीके से आप रिपीट करके देख लीजिए वीडियो को पीछे जा करके, और उसी तरीके से आप सेम करके इसको कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा का पूरा आपका खत्म हो गया चैप्टर। आप देखेंगे पूरा का पूरा एक वीडियो खत्म हो चुका है, लेक्चर 7 का पार्ट 2। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ इसे में करवा दिया है, लेकिन मैं कुछ और क्वेश्चंस का नाम आपको बता देता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए जो हम लोग पूरी वीडियो में पढ़े हैं, अब देखिए क्या इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस आपके बुक के क्वेश्चंस हैं और जो क्वेश्चंस हैं क्या वो आ रहे हैं क्या। तो अगर आप इसमें से देखेंगे डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन को, तो डाइपोल मोमेंट के जो क्वेश्चंस हैं इधर तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसमें।
देखिए पूछा गया डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन, हाउ इज द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ अ बॉन्ड रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द बॉन्डेड एटम। ठीक है, देखिए ये अभी मैंने आपको करवा दिया कि जो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है ऑफ अ बॉन्ड रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे रिलेटेड, बस आपको एक लाइन में लिख देना है। तो सिंपल सा मैं आपको, अगर आपको याद होगा, मैं अभी इसको पढ़ाने से पहले जब मैं स्टार्ट किया तभी मैं आपको बताया कि आयनिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी मॉलिक्यूल के ऊपर आयन पोलैरिटी आ जाना है ना, और जितनी ज़्यादा पोलैरिटी आएगी उतनी ज़्यादा उसका आयनिक कैरेक्टर होगा। मैं आपको शुरू में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, आप लोग पीछे जाकर के देख लीजिए। तो वही बात आपको लिख देनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो आयनिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा, क्योंकि उसकी पोलैरिटी बढ़ेगी। सिंपल सी बात इसमें एक लाइन में पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl मॉलिक्यूल इफ़ द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.30। अभी देखिए मैं 0.3 पे करवा दिया हूँ, अभी 30 कर दिया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप लोग कर ले जाएंगे। और इसमें बॉन्ड लेंथ दे दिया है 1.27, यही वाला दे दिया है, बॉन्ड लेंथ यही रखा है, बस यहाँ पे जो वैल्यू है इसको 30 कर दिया है। मैं 0.3 पे करवाया, 30 कर दिया, आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। और 0.3 वाला यहाँ पे पूछा है, अभी मैंने करवा दिया। इसी तरीके से अभी 1.6 वाला, इसके पहले वाला कुलाम वाला भी मैंने करवा दिया। तो आप देखेंगे इसमें सब इसी तरीके के क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली पूछे गए हैं। ठीक है, कि अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन दिया हुआ है CCl4, ऑप्शन बी है CH3Cl, ऑप्शन सी है CHCl3, ऑप्शन डी है CH2Cl2। अभी आप जाकर के पीछे देखिए, थोड़ा सा पीछे इसी वीडियो में आप जाकर के देखिए, अभी मैंने करवाया कि किसका डाइपोल मोमेंट कब जीरो रहेगा, कब क्या रहेगा। तो साफ दिख रहा है CCl4 का जीरो रहेगा। अभी मैं पीछे आपको करवा के आ रहा हूँ। तो इसी तरीके के ढेर सारे क्वेश्चन मैं सभी का नाम अभी फिलहाल यहाँ पे ले नहीं पाऊँगा, चलिए एक दो का और मैं नाम ले ही लेता हूँ। Which one of the following pairs of molecule will have permanent dipole moment for both? इसके ऊपर permanent dipole moment रहेगा। तो SiF4 के ऊपर तो जीरो रहेगा, क्योंकि चारों तरफ से सेम रहेगा। मैंने अभी आपको बताया है पिछले वाली वीडियो में, सॉरी इसी वीडियो में भी पीछे मैंने बताया है। SiF4D वाले में भी दिया है तो ये भी कट जाएगा। बी वाला ऑप्शन जो होगा आपका NO2 और CO2 दिया, तो CO2 का मैंने आपको बताया था जीरो रहेगा, तो ये भी कट जाएगा, इसमें परमानेंट रहेगा नहीं। ऑप्शन सी में दे रखा है NO2 एंड O3, यही वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए दिया है SiF4 एंड NO2, तो इसमें SiF4 की वजह से कट जाएगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा। क्यों जीरो आएगा, मैं पीछे पढ़ाया था। ऑप्शन बी में दिया है NO2 एंड CO2, तो CO2 का भी मैं पीछे पढ़ाया था कि इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन डी में दिया है SiF4, तो फिर से कट जाएगा, सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, सी ऑप्शन, NO2 एंड NO2 एंड O3, इसका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी देखिए एक और पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन दिया है CO2, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी NH3। अभी देखिए CO2 का अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ तुरंत कि CO2 का जीरो होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो इसी तरीके के देखिए क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग कर लेंगे। बाकी मैंने फ्री प्रैक्टिस सेट भी मैं लॉन्च किया हूँ, यूनिट 1 का MCQ क्वेश्चन, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन, हर टॉपिक के क्वेश्चन, उसे आप लोग जरूर जा करके देखिएगा। यूनिट 1 का एक प्रैक्टिस वीडियो डाला गया है, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस, कम से कम 100 क्वेश्चन करवाए गए हैं सिर्फ एक यूनिट पर। आप लोग जाकर के देखेंगे तो पूरा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट से वगैरह वगैरह सब कुछ उसमें प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं कमेंट ले लूँ। कमेंट सेक्शन अभी ऑन हो गया है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट में जाइए और लिख करके बताइए कि क्या अभी तक जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको शुरू से, उसमें कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, या लेक्चर 7 में कुछ आपको समझ में नहीं आया, डाइपोल मोमेंट में कुछ समझ में नहीं आया, या कोई ऐसी चीज़ जो आप बताना चाहते हैं कि सर ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या जो भी आपको लिखना है आप लोग कमेंट में जाकर के लिखिए। अगर बहुत बेहतरीन लगा है तो बेहतरीन लिख करके कमेंट में आइए आप लोग। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आपको बता दूं, जो नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा वो लैटिस एनर्जी पर रहेगा, यानी कि लेक्चर 8 जल्दी ही आपको मिल जाएगा। किस पे? लेक्चर 8 आपको मिल जाएगा लैटिस एनर्जी पर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पढ़ करके यहाँ पे पूरा मज़ा आ रहा होगा, सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा कि हाँ जो सर पढ़ा रहे हैं वहीं से आएगा। अगर आपको भरोसा ना हो तो प्रैक्टिस वाला जो वीडियो डाला गया वो बिल्कुल फ्री में है, जाकर के उसे आप लोग देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या यहाँ पे लेक्चर में पढ़ाया है और वहाँ पे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। वहाँ पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। जब आप जाके उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सारा का सारा क्वेश्चन तो लेक्चर से ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत